क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर। हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। शुभ प्रभात। मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी एक छोटी सी पहल है कि जो भी 2020 के सीटेट एस्पिरेंट्स हैं वो मेरी एक छोटी सी जो मैं डोनेट करना चाहती हूँ अपना टाइम उन्हें, वो उसे देखें, अच्छा लगे उस मैटर को पढ़ें और सोशल स्टडी में आउट ऑफ 60 क्वेश्चन में वो बहुत 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 अच्छा करें। और कुछ भी टफ नहीं है क्योंकि जो बेसिकली जो होता है, बहुत बच्चे ऐसा होता है कि 1 to 5th क्वालिफाई कर लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई 6 to 8 ओनली बिकॉज दे नॉट फोकस ऑन द सोशल स्टडी पोर्शन बिकॉज इट्स ऑफ 60 क्वेश्चंस एंड इट्स वेरी टफ कि वो 60 क्वेश्चन कर सके। सो बहुत अच्छा है। और जितने भी सीटेट एस्पिरेंट्स हैं मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट टफ कि वो नहीं निकाल पाएंगे सीटेट या फिर सोशल स्टडी का पार्ट नहीं निकाल पाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन आई क्रैक्ड बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 विथ वेरी ग्रेस गुड मार्क्स। और उसमें क्या कहते हैं, और एक और चीज़ जो थी वो ये है कि आप जब भी सीटेट की प्रिपरेशन करो, इट्स नॉट बेसिकली कि आपने पढ़ लिया एंड आप उसको रिविजन नहीं करो। नो, गो थ्रू थॉरो रिविजन और जितनी भी बुक्स है उसको अच्छे से पढ़िए। मैंने यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के कलेक्शन किए हैं जो बहुत ही बेसिक हैं और बहुत ही अच्छे हैं विदाउट एनी रूट लर्निंग। मतलब आप उसको रटने के बजाय अगर आप समझ के उसे याद करते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और ऐसे सोशल स्टडी में आप आउट ऑफ 60 45 और 50 आप स्कोर कर सकते हैं। इवन आई स्कोर्ड मोर देन 50 इन दैट सेक्शन। अब बेसिकली सोशल स्टडी बहुत लोग होता है कि सोशल स्टडी ऑप्ट करते हैं, बहुत लोग साइंस ऑप्ट करते हैं। तो फॉर द सोशल स्टडी उन्हें 60 क्वेश्चन आ रहता है सोशल स्टडी क्वेश्चन से, और जितने भी अदर पोर्शन है वो उसमें हिंदी आ जाता है, उसके बाद से इंग्लिश आ जाता है, साइंस के लिए मैथ्स रहेगा, हम लोग के लिए सोशल स्टडी रहेगा। और सोशल स्टडी में भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी से बहुत सारे मैप के क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री से हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के क्वेश्चन रहेंगे, एंड सिविक्स से रहते हैं, सिविक्स से पूरा सिविक्स रहता है, और जुडिशियल सिस्टम से लेके पंचायती राज, ये सब। देन यू हैव टू कवर ऑल SST पार्ट। अब बात करते हैं कि इट्स नॉट टफ कि नहीं आप नहीं निकाल सकते हो, इट्स वेरी इजी। इवन आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स और मेरा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने 2 बार से सीटेट दिया, दोनों बार में हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ये था कि फर्स्ट वाले में मेरा बहुत कम मार्क्स थे, सेकेंड वाले में मेरा बहुत अच्छा था, और सेकेंड वाले में मैंने सीटेट जो सेकेंड पेपर है उसको मैंने क्वालिफाई किया। सो इट्स वेरी लकी कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। और आप बिना मेहनत किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो विदाउट एनी हेजिटेशन you must go for hard work. Now let's come to question. And question number 1 है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। पहला ऑप्शन है उसका कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पे की जाती है। बी है कि इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने परिवार के साथ लगा रहता है। सी ऑप्शन है कि यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। और डी ऑप्शन है कि इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पे की जाती है। अगर बात करें प्लांटेशन फार्मिंग की, तो प्लांटेशन फार्मिंग बेसिकली लाइवलीहुड के लिए नहीं किया जाता है, वो प्रॉफिट पर्पस के लिए किया जाता है ताकि उसको कल्टीवेट करके उसमें प्रॉफिट लाया जा सके। और इसके बहुत बेसिक एग्जांपल हैं, वो है चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला, गन्ना आदि। और इसमें भी कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये बहुत बड़ा बागानों का आकार होता है, इसमें अधिक पूंजी निवेश उच्च होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। तो ऑप्शन ए कोची, बी बेंगलुरु, सी पुणे एंड डी इज चंडीगढ़। सो द राइट आंसर इज बी बेंगलुरु।
वाई? बिकॉज क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ जो सूचना प्रौद्योगिकी है, महाविद्यालय है, शैक्षिक संस्थान है, और वहाँ जो कार्य अनुभव भी है वहाँ पे भी कुशल प्रबंधक सर्वाधिक है। और वहाँ पे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र, उद्योग और शोध रिसर्च सेंटर्स भी हैं, जैसे कि भेल HAI, नेल DRDO, इसरो, ITI, IISC, NSBS और UAS। इसमें बेंगलुरु जो है वो मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा जो सर्वाधिक उपलब्ध करने वाला एक है वो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका, तो इसमें ए है कि देश का प्रत्येक नागरिक, बी इज कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एंड डी इज नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। यू ऑल नो कि लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो लोकतंत्र के यानी डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं। देयर आर बेसिकली 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड प्रेस। और राज्य की विधायिका से अभिप्राय है कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी डी ऑप्शन सही है। और एक और चीज है कि प्रत्येक राज्य में विधायकों का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है, फिर वह लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य बनकर सरकार बनाते हैं। 4th क्वेश्चन है, विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान में नियम का पालन विद्यालय नहीं कर रहा? सो द ऑप्शंस आर ए, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम में, सी इज विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार में, एंड डी इज रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंचाना। सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंचाना। विकलांगता अधिनियम 1995 जैसा कि हम जानते हैं वो ये कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है। इसीलिए जो है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसमें कि समान, असमान, वंचित जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन हैं वो सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो एजुकेशन तो सिंगल एजुकेशन होगी वो सबके लिए इक्वल होगी। सो ये विकलांगता अधिनियम 1995 ये कहता है। और कानून ये भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान जैसे भवन, स्कूल आदि में रैंप माने कि ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वह विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। अब क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? तो भूकंपीय तरंगों में नहीं है तो पहला है ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी अनुदैर्घ्य तरंगे, सी पृष्ठीय तरंगे, और डी जो है पोताश्रय तरंगे। सो उसका आंसर है कि नहीं है, तो उसमें डी है पोताश्रय तरंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी यानी कि अनुप्रस्थ का मतलब होता है एस वेव, और अनुदैर्घ्य का मतलब होता है पी, दे प्राइमरी वेव्स। सो द सिस्मिक वेव्स आर ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी वेव, एस वेव्स एंड सरफेस वेव। प्राइमरी वेव्स आर द फास्टेस्ट वेव्स. These are the first to reach at any particular location after an earthquake occurs, and the average speed of primary wave is 5 km/s. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन या चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? मतलब कि किसी भी हिस्टोरिकल जो है उसका वर्णन अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसमें किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? पहला है कि कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, दूसरा है मूल्यपरक निर्णय देना, तीसरा है लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, और चौथा है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। सो फर्स्ट जो है कि कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, यही इसका राइट आंसर है। इट्स वेरी बेसिक, क्योंकि कोई भी 1857 का आप रिवोल्ट ले लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लीजिए, रशियन रेवोल्यूशन ले लीजिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ले लीजिए, सेकेंड ले लीजिए, ये सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, और इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू फाइंड कि व्हाट वर द रीजंस दैट दे हैड हैपन और एनी हिस्टोरिकल इवेंट दैट विल हैपन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना है, वही है, क्योंकि उसी से हिस्टोरिकल जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
पहला है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। दूसरा है कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सीज और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं दे सकती है। और डी है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है यह निर्धारित करना पुलिस का काम नहीं है। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोष में होने का संकेत दे रहा है तो वो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है और उसके बाद से दाखिल कर सकता है। और जितने भी ऑप्शंस हैं बी, सी और डी, ये कोई भी सही नहीं है। आप लोग को अगर ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आई होप कि मैं अगली सीरीज़ भी आप जितना इसे पसंद करोगे मैं उतना ही मोटिवेट होके बनाऊं। एंड बहुत अच्छा है, सोशल स्टडी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है एंड आप इसे बहुत मन से पढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वेरी ईजी टू क्वालिफाई पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आपको। और ओके, और बहुत बहुत अच्छा कीजिए आप अपने पेपर में। एंड आई थिंक कोरोना है तो लॉकडाउन जो पेपर है वो पोस्टपोन होगा ही होगा। इट्स वेरी प्रीशियस टाइम कि आप अपना अच्छे से पढ़ें और